गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आज वेव ऑप्टिक्स को आगे कवर करना है। So let us start. हमने कल जो है वो हाइगन प्रिंसिपल क्या होता है इसकी डिस्कशन कर दी थी, एंड वी हैड आल्सो कंप्लीटेड द आज हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के 2 या 3 आर्टिकल्स करने वाले हैं। दे आर the explanation of reflection, and then explanation for refraction, and derivation of the Snell's laws for plane surfaces. Okay, टोटल 3 आर्टिकल हो गए, एक रिफ्लेक्शन का और 2 रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के 2 कैसे, एक बार हम रे को डेंसर मीडियम पे हिट करवाएंगे, डेंसर मीडियम पे हिट करवाना है यानी कि रेयर टू डेंसर जा रही है रे, और एक बार हम रेयर मीडियम पे हिट करवाएंगे यानी कि रेस डेंसर टू रेयर जा रही है। ठीक है, ओके जी। आई होप यू आर गुड। ये आर्टिकल के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आर्टिकल करते हुए कुछ चीजें जब हम समझेंगे उनसे कुछ डायरेक्ट एमसीक्यूज और कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। साथ ही अगर टाइम रहा तो हम एक और टॉपिक करेंगे, दैट इज द डॉपलर्स इफेक्ट फॉर लाइट। डॉपलर्स इफेक्ट फॉर लाइट जो है वो हमें सिर्फ एमसीक्यूज के लिए करना है। दिया तो एनसीईआरटी ने ये टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ उसको एमसीक्यूज के लिए। ओके, सो लेट अस बिगिन विद सबसे पहले संडे के टेस्ट पे डाउट्स भी है। हाँ, वो बाद में करूंगा। रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव, रिफ्रैक्शन
of a plane wave. Refraction of a plane wave. इसमें केस 1, रिफ्रैक्शन एट डेंसर मीडियम. जब रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम पे होती है, एट डेंसर मीडियम लिखा हो, इसका मतलब आपने लेना है कि रेज आर, the light is going from rarer to denser. तभी रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम पे मानी जाए. ओके जी, हेडिंग लिख लीजिए सब बच्चे. सो डायग्राम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसीडर refracting surface PP dash. Consider a refracting surface P dash. Suppose AB is incident wavefront. Incident surface है, wavefront है. Which strikes at A at angle of incidence I. एंगल ऑफ इंसिडेंस की नोशन जो है वेव ऑप्टिक्स में बदल जाती है, डिफरेंट हो जाती है. ठीक है, अब ये मैं इसको बनाने लगा. एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एट टाइम टी इक्वल टू, शुरू में वो वहां पे पहुंचा. Refraction at plane wave. This is our next topic. Case 1, refraction at denser medium. That is, light is going from rarer to denser medium. You consider a refracting surface PP dash. This is a refracting surface PP dash. Suppose AB is incident wavefront. Now I'm making up an incident wavefront. This is AB, an incident wavefront. Which strikes at A at an angle of incidence I.
एंगल ऑफ इंसिडेंस की नोशन होती है वेव ऑप्टिक्स में, वेव फ्रंट जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के साथ एंगल बनाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क करना हो तो वो ये एंगल होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस नोशन से पहले जो रे ऑप्टिक्स की नोशन है वो बदल नहीं जाती। अगर मैं इसकी कोरस्पॉन्डिंग रेज ड्रॉ करने की कोशिश करूं इस वेव फ्रंट की, तो रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। ये रेज दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रहती है। और अगर मैं कोई यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता था, क्योंकि पहले आप इसको बोलते थे। ठीक, अब आप ये देखिए ये और ये बराबर ही होने हैं, बिकॉज अगर ये आई है तो ये 90 माइनस आई है, फिर ये टोटल एंगल ये भी 90 है, तो ये एंगल आई ही होना चाहिए। तो नोशन बदलती नहीं है। ठीक, अब ये तुम्हें समझाने के लिए मैंने बना दिया है, बट वेव ऑप्टिक्स में हम जो है वो रे ऑप्टिक्स वाले रूल्स को यूज नहीं करेंगे। हम इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे बनाने के बजाय इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाएंगे। अब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनना है, वो उसके लिए हमें हाइगन्स लॉ रिकॉल करना पड़ेगा। इतनी बात समझ आ रही है बच्चों? वो बच्चों, स्टूडेंट्स, Yes, sir. ठीक है। सो ये हमने कहा कि टाइम t इक्वल टू 0 पे वेव फ्रंट जो है वो इंटरफेस पे पहुंचता है। तो प्लेन वेव फ्रंट अब रिफ्रैक्शन करेगा और एक रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाएगा। जब टाइम t इक्वल टू 0 पे वेव फ्रंट ए पे पहुंचा है, तो जो बी पे पोर्शन है वेव फ्रंट का, वो सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे कुछ टाइम के बाद पहुंचेगा। मान लो वो टाइम t है, ठीक है, मान लो वो टाइम जो है वो t है। अब हम उस टाइम पे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं। वेव ऑप्टिक्स क्या कहती थी, हाइगन्स प्रिंसिपल, कि अगर आपको एक गिवन टाइम पे वेव फ्रंट की शेप पता है तो लेटर टाइम पे वेव फ्रंट की शेप आप बना सकते हो। और कैसे बना सकते हो, कैसे बना सकते हो? आपको इंसिडेंट वेव फ्रंट के हर एक पार्ट को, हर एक पॉइंट को एक जो है वो पॉइंट सोर्स मानना पड़ेगा। उस पॉइंट सोर्स से वेवलेट्स इमेजिन करनी पड़ेंगी, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स इमेजिन करने पड़ेंगे, और गिवन टाइम t के बाद वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जिस भी रेडियस के स्फीयर में ग्रो होंगे उस रेडियस के स्फीयर बना लेने हैं, और उन सारे स्फीयर्स पे कॉमन टेंजेंट एनवेल्प बना लेते। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? मेरे पास ये t इक्वल टू 0 पे वेव फ्रंट आ गया, ठीक। अब मुझे टाइम t के बाद रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, तो मैं इस वेव फ्रंट के ऊपर कई सारे पॉइंट सोर्सेस इमेजिन करूंगा, और उन पॉइंट सोर्सेस से स्फेरिकल वेव्स निकलती हुई इमेजिन करूंगा, ठीक। उनको एप्रोप्रिएट रेडियस का बनाऊंगा और उन पे एक कॉमन टेंजेंट एनवेल्प बना दूंगा। समझ आ रही है बात? बच्चों, Yes, मेरी sir. आवाज आ रही Yes, sir. है? हाँ, ठीक है। सो ये हमें जो है इस इंसिडेंट वेव फ्रंट से, दिस इन ग्रीन इंक, दिस इज इंसिडेंट वेव फ्रंट,
इंसिडेंट वेव फ्रंट से हाइगन प्रिंसिपल की हेल्प से रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना है। पहले डिसाइड करें किस टाइम के बाद रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाना चाहते हैं। सो उसके लिए बहुत सिंपल है, जितनी देर में ये वेव फ्रंट जो बी पे है ये ऐसे ट्रेवल करता हुआ रिफ्रैक्टिंग सरफेस तक पहुंच जाता है, उतने टाइम के बाद आप रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाएंगे। सो हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये जो टाइम है ये टाउ है। सो हम कह देते हैं कि लेट टाउ इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय टाउ इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय वेवलेट्स या बाय वेव फ्रंट at B to reach at B dash. Then obvious है ये B dash जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा C tau, where C is speed of light in the medium। ये जो ऊपर वाला मीडियम है ये हमने रेयर मीडियम कह रखा है, ये रिफ्रैक्शन एट डेंसर मीडियम है, तो ये नीचे वाला मीडियम डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिंग मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 कह लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कह लो। सो हम कह सकते हैं वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, वैसे c हम वैसे वैक्यूम के लिए डिनोट करते हैं, तो अब यहाँ फिलहाल हमने μ1 के लिए डिनोट कर लिया है। नाउ इस टाइम के बाद वेव फ्रंट कैसे बनाएंगे? वेव फ्रंट बनाने के लिए आप पॉइंट बी से और पॉइंट ए से और बीच में भी कई सारे पॉइंट्स पे पॉइंट सोर्सेज इमेजिन करिए। दिस वाज व्हाट हाइगन प्रिंसिपल वाज। तो पॉइंट बी पे अगर मैं एक पॉइंट सोर्स इमेजिन करता हूं तो उससे जो वेवलेट्स निकलेंगी या स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे वो टाइम के साथ बड़े होते चले जाएंगे, वो टाइम के साथ बड़े होते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे बड़े होते चले जाएंगे। तो इतना बड़ा स्फीयर में मार्क करने की बजाय ये मार्क कर लेता हूं कि जो यहाँ पे पहुंचेगा वेव फ्रंट वो बीबी डैश रेडियस का पहुंचेगा, ऐसे बीबी डैश रेडियस का वेव फ्रंट पहुंचेगा। दिस विल बी अ बिग वेव फ्रंट। इतना मैं ड्रॉ नहीं करूंगा यहाँ, ठीक। तो हम कह देते हैं कि पॉइंट बी एंड पॉइंट ए will act as point sources producing spherical wavelets now wavelet from B will grow into a sphere of radius c tau in time tau। ये टाइम टाउ के बाद जो वेवलेट फ्रॉम बी है वो ग्रो हुई, ठीक है, एंड इट रीचेज बी डैश, ये लिख लीजिए, एंड इट रीचेज बी डैश। व्हाट अबाउट वेवलेट एट ए? The wavelet at A will grow
into a sphere of radius v tau. अब ये c tau नहीं, v tau, because it is moving in the different medium. So where v is speed of light in denser medium 2, denser medium जिसको आपने मीडियम 2 बोला है, तो वो छोटा स्फीयर होगा ऑब्वियसली, जो v है दैट इज लेस देन c. सो इस स्फीयर की रेडियस स्मॉल होगी, तो वो मैं स्मॉल रेडियस का स्फीयर अब यहां बनाने वाला, और फिर उन दोनों स्फीयर्स पे एक कॉमन टेंजेंट एनवेल्प बनाऊंगा, वो मेरी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगी. थोड़ी स्पेस चाहिए मुझे, मैं ये रब कर रहा हूं. बलराज तूने आज टेस्ट के लिए आना है. बलराज ओके सर, कितने बजे आना है? 2 बजे. हेलो, ओके सर. सर इसमें मीडियम 1 और 2 कौन से होंगे? बेटा ये 1 लिखा μ1, ये 2 लिखा μ2, बोला मैंने बीच. सर मैंने ओके 1:30 सर। मैथ्स की क्लास के लिए भी जाना है. बेटा इसके लिए मेरे से पहले तुझे कॉल करके बात करनी चाहिए थी. मेरे को फालतू के बहाने नहीं चाहिए. मैथ्स की क्लास के टाइम में मेरे को बाद में कॉल करके मेरे से बात कर, अगर एडजस्ट कर पाया करूंगा, वरना टेस्ट देने तो आना ही आना है. ठीक है, यस सर. कॉल मेरे को 10:30 बजे के आसपास करेगा. ओके, अब देखिए ये जो ये वाला मीडियम है, इसमें अब ये ग्रो करना है. अब वो छोटे साइज का स्फीयर बनेगा, ठीक है ना. ये वाला जो स्फीयर ग्रो होते होते यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो तो सी टाउ बन गया था, और ये वाला जो मीडियम है, इस मीडियम में ये इस मीडियम में एंटर कर जाएगा चलते हुए. जब ये इस मीडियम में एंटर कर जाएगा तो इस वेव फ्रंट के ग्रो होने की स्पीड कम हो जाएगी. स्पीड कम हो गई. हमने बात कही थी ना कि वेव फ्रंट कभी स्टेशनरी नहीं रहता है, वो चलता रहता है, पर उस स्पीड से चलता है जो स्पीड उस वेव फ्रंट की उस पर्टिकुलर मीडियम में हो जिसमें वो मूव कर रहा है. तो यहां जो स्फीयर ग्रो होगा वो एक लेसर रेडियस का स्फीयर ग्रो होगा, और वो मैं स्मॉलर रेडियस का स्फीयर जो है वो मैं यहां बना रहा हूं. देखो उससे कम रेडियस का मैंने बना दिया, और मैं पार्ट ऑफ स्फीयर ही बना रहा हूं. जैसे यहाँ एक पार्ट ऑफ स्फीयर बनाया, यहाँ भी एक पार्ट ऑफ स्फीयर बनाया. यू कैन इमेजिन इट विल बी अ कंप्लीट स्फीयर. ठीक. अब ये जो मेरे पास स्फीयर है, अगर मैं इसकी कोरस्पॉन्डिंग रे बनाता हूं तो रे इस स्फीयर के परपेंडिकुलर रहे. अब परपेंडिकुलर एज सच मेरे लिए बनाना बड़ा मुश्किल है इसके ऊपर, तो मैं पहले वेव फ्रंट बना लेता हूं. तो इन दोनों स्फीयर्स पे जो कॉमन टेंजेंट एनवेल्प रहनी है वो मेरा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट रहना है. तो मैं इससे और इस पे एक कॉमन टेंजेंट एनवेल्प बना रहा हूं. तो ये कॉमन टेंजेंट एनवेल्प इन दोनों स्फीयर्स पे, इन दोनों वेव फ्रंट्स पे अपीयर हो जाए. स्केल से बनाएंगे और सीधा बन जाए. सो ये यहां पे कॉमन टेंजेंट आई, इसका मतलब मेरी जो रिफ्रैक्टेड रे अगर मैं बनाऊं तो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जाएगी, ऐसे. और ये देखिए इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो वेव फ्रंट बन गया है ये बी डैश, और इस पॉइंट को हम ए डैश बोल देते हैं. तो ए डैश बी डैश इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एज पर द डेफिनेशन ऑफ वेव ऑप्टिक्स इज द एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विद द प्लेन. तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. सो वी हैव मेड अ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. समझ आई बात?
Yes, sir. The wavelets from A will grow into a sphere of radius v tau, will grow into a sphere of radius v tau, ठीक है, a common tangent envelope, a common tangent envelope A dash B dash will be refracted wavefront. इस तरह से हम इसका राइट अप लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब रह गया मैथमेटिक्स। डायग्राम बनाने का अगर 3 मार्क्स में आए तो डायग्राम बनाने का 1 नंबर, इस राइट अप को लिखने का 1 नंबर, और जो है मैथमेटिक्स करके स्नेल्स लॉ लिखने का 1 नंबर रहता है। 2 नंबर में आए तो फिर 1 नंबर डायग्राम का और 1 नंबर मैथमेटिक्स का, फिर आप राइट अप जो है वो ऐड भी कर सकते हो। सो ये हमने यहाँ लिखा है, द वेवलेट्स फ्रॉम ए विल ग्रो इनटू अ स्फीयर ऑफ रेडियस v tau, a common tangent envelope a dash b dash will be refracted wavefront. अब हमें ज्योमेट्रिकली जो है वो स्नेल्स लॉ sin i by sin r म्यू होता है, ये प्रूव करना है। एक बात मैं और बीच में बता दूं कि वेवफ्रंट का हर एक पॉइंट जो है वो वेवलेट्स एमिनेट करता है, तो यानी कि सोचा जाए तो वेवलेट्स तो यहां से भी निकल रही होंगी, यहां से भी निकल रही, ये ऐसे ग्रो करेंगी। अब टाउ टाइम के अंदर जब ये ग्रो करेंगी तो पहले बीच में कहीं टाउ 1 टाइम में यहां तक पहुंचेगी, यहां तक पहुंचने के बाद उसके बाद उसकी जो स्पीड है वो बदल जाएगी, ठीक, यहां तक पहुंचेगी ये कुछ c टाउ 1 डिस्टेंस, और फिर उसके बाद v टाउ 2 डिस्टेंस ऐसे रहेगा। और उन स्फीयर्स पे को भी अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे यहाँ हर एक पॉइंट से निकलने वाली जो वेवफ्रंट्स हैं, पहले जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंची और फिर उसके बाद दोबारा ग्रो हुई, ठीक है, तो ये उन पे भी अगर कॉमन टेंजेंट बनाएंगे तो ये सब में कॉमन टेंजेंट एनवेलप ये ग्रीन लाइन ही रहेगी, ये लाइन नहीं है, बेसिकली दिस इज द सरफेस। सो अब हम ज्योमेट्री यूज करते हैं, तो ज्योमेट्रिकली आप ये 2 ट्रायंगल्स ले सकते हैं, एक तो ए बी डैश बी और एक ए डैश बी डैश, ये 2 ट्रायंगल्स ले सकते हैं और साइन आई और साइन आर निकाल सकते हैं। सो साइन आई के लिए इन ट्रायंगल ए बी बी डैश, साइन आई is opposite side over hypotenuse, this is c tau, opposite side is bb dash upon ab dash, bb dash is c tau upon ab dash is the plane distance, and in triangle a dash b dash तुम्हारे पास साइन r that will be equal to opposite side again a dash upon hypotenuse is ab dash. So this is, ये जो डिस्टेंस है ये v टाउ है, यहाँ पे स्पीड मीडियम में v है, so that is v टाउ अपॉन ab डैश। देखा जाए तो रेशो में काफी कुछ कट जाएगा, तो साइन आई ओवर साइन आर रेशो लेते हैं, सो वो सिंपली c बाय v बचती है, c बाय v, c मीडियम 1 में स्पीड है, v मीडियम 2 में स्पीड है, ठीक। तो हमें पता है ये क्या चीज है, हम रिकॉल करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू 1 को क्या लिखा जाता है, दिस वाज स्पीड
इन मीडियम 1 ओवर स्पीड इन मीडियम 2, यही डेफिनेशन थी। तो इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ, ये मीडियम 1 के लिए, ये मीडियम 2 के लिए, मैं इसको लिख सकता हूँ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये 2 वो मीडियम है जिसमें रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रही है, 1 वो मीडियम है जिसमें इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है। सो इट मींस स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया, ये स्नेल्स लॉ प्रूफ हो गया। So from geometry we have proved the Snell's law, and you see automatically the ray is bending towards the normal. Okay, समझ आ रही है बात बच्चों? स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब एक बात और, जब आप ये डायग्राम बना रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस तुम्हें इस डायग्राम की करनी, डायग्राम बन गया तो एग्जाम में डेरिवेशन हो जाएगी, ठीक है? और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस डायग्राम की करनी है। इट मींस आपको बड़ी क्विकली डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो आप ना वहां पे ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे पहले ही बना लिया, क्योंकि तुम्हें पता है रेयर टू डेंसर टुवार्ड्स द नॉर्मल जानी है, टुवार्ड्स द नॉर्मल करके पहले ही बना लिया करो, और फिर जहां पे इसने हिट करना होता है वहां पे वेव फ्रंट बना लिया करो, और उसके ऊपर 2 आर्क्स लगा के तुम्हारे इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट आ जाते हैं। दैट विल हेल्प यू डू इट क्विकली। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि बना के दिखाऊं? अगले क्वेश्चन में उस तरह से बना देता हूं जैसे बता रहा हूं, ठीक है? अच्छा, कई बार वो λ1 λ2 में पूछता है, तो सी को एफ लैम्डा और बी को एफ लैम्डा डैश ऐसे लिख के आप लैम्डा और λ2 की टर्म में, लैम्डा और लैम्डा डैश की टर्म में भी एक्सप्रेशन को लिख सकते हो, ठीक है? क्योंकि तुम्हें पता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं, ठीक है ना? तो इस सी को आप एफ लैम्डा और इस वी को एफ लैम्डा डैश ऐसे करके लिख सकते हैं, या एफ लैम्डा 1 और इसको एफ लैम्डा 2 ऐसे करके लिख सकते हैं। तो फिर λ1 और λ2 की टर्म्स में भी स्नेल्स लॉ आ जाएगा। ओके, गाना जी? हाँ जी, अब मैं अगला पार्ट कर रहा हूं, रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम, ठीक है? आप सी को एफ लैम्डा 1 और वी को एफ लैम्डा 2 लिख लें, तो λ1 λ2 की टर्म्स में भी स्नेल्स लॉ लिखा जा सकता है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे फ्रीक्वेंसी तो बदलनी नहीं है, इसलिए। हेडिंग बनाएं दूसरी। तो केस 2, रिफ्रैक्शन एट रेयर मीडियम, light is going from denser to rarer. ठीक है? Now we are doing second case, refraction at rarer medium. That is, light is going from denser to rarer medium. Again, consider a refracting surface P dash. This time, this side is denser medium and this side is rarer medium.
डेंसर मीडियम को हमने 1 कह दिया है और रेयर मीडियम को 2 कह दिया है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। डेंसर मीडियम में स्पीड हम v1 लिख रहे हैं और रेयर मीडियम में स्पीड v2 लिख रहे हैं। और प्लेन वेव फ्रंट जो इंसिडेंट हुआ है वो हमने ये ड्रॉ किया है। दिस इज AB इंसिडेंट वेव फ्रंट और सपोज ये t इक्वल टू 0 पे ये इस इंटरफेस पे स्ट्राइक करता है। अब इस वेव फ्रंट की अगर मैं रे बनाने की कोशिश करूं तो पहले मैं नॉर्मल बना लेता हूं और इसके परपेंडिकुलर ग्रीन इंक के परपेंडिकुलर जो लाइन है ये रे। अब रे जो है ये डेंसर टू रेयर जा रही है। As you can see, it is going from denser to rarer medium, so it will bend away from the north. वैसे मुझे जो है वो वेव फ्रंट्स की टर्म्स में डायग्राम बनाना सीखना चाहिए, बट एग्जाम्स में बनाने के लिए हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि मेरी रे जो है कुछ इधर को जाए। मैंने रे पहले ही बना ली, ठीक। और दूसरी बात, ये रेयर मीडियम है तो इस मीडियम के अंदर जो वेव फ्रंट ने डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा वो ज्यादा ट्रेवल करना एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव फ्रंट इन द डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम में बी डैश पे हिट करने से पहले, ये बी से बी डैश पहुंचने से पहले इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितना है वो बी डैश, दैट इज v1 टाउ। टाउ इज द टाइम इन विच द वेव फ्रंट wavelet from b will reach the point b dash। so ये v1 टाउ है। अब जो इस मीडियम में हमारे पास रेज आ रही है उनका डिस्टेंस उस v1 टाउ से ज्यादा है, तो तभी देखो मैंने लंबा बनाया। अब मैं यहाँ पे भी एक जो है वो स्फेरिकल वेवलेट दिखा देता हूँ। ये स्फेरिकल वेवलेट जो है ये पॉइंट बी के अबाउट सेंटर होगा और यहाँ भी एक स्फेरिकल वेवलेट दिखा देता हूँ, इसका भी सेंटर पॉइंट ए के अबाउट होगा और दोनों पे एक कॉमन टेंजेंट एनवेल्प बना लेता हूँ। तो दोनों पे एक कॉमन टेंजेंट एनवेल्प जो है वो बना, तो ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, नजर आ रहा है। सो दिस लेट अस कॉल दिस एज a dash and a dash b dash is the refracted wave front and AB is incident wave front। लिखने के लिए हम उसी तरह से लिखेंगे, राइट आप वैसे ही देंगे जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया, जिसमें हम जो है वो रेयर टू डेंसर मीडियम आ रहे हैं, ठीक। और इन शॉर्ट मैं राइट अप यहाँ लिख देता हूँ और अगर इलेबोरेट राइट अप देखना हो तो आपने जो नोट्स पिछले लेक्चर के लिए लिए हैं वही आप दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। So a plane wave AB is incident at A, is incident at an angle I on interface P dash at time t equal to 0।
ओके, अब हम इसका मैथमेटिक्स करने लगे हैं। मैथमेटिक्स भी सिंपल है। उसी तरह से सेम टेक्निक। So if I do it mathematically, then in triangle A B P dash, ये ट्राइंगल ये B है, इन ट्राइंगल A B B dash, यहाँ जो आपके पास साइन I है आ जाएगा ऑपोजिट साइड इज BB dash अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB dash, तो यानी कि वो V1 टाउ अपॉन AB dash आ जाएगा। फिर इन ट्राइंगल A dash B dash, A dash B dash, यहां हम साइन R देखते हैं। R ये एंगल है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का इंटरफेस के साथ, तो साइन R दैट इज ऑपोजिट साइड इज A dash अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AB dash अगेन। A dash is V2 tau and this is AB dash। So अब हम साइन I बाय साइन R देखते हैं। साइन I बाय साइन R, हेलो, अच्छा, सो साइन I बाय साइन R देखें तो ये V1 टाउ अपॉन A dash B dash और यहाँ आ जाएगा V2 टाउ अपॉन AB dash। तो टाउ AB dash ये AB dash और AB dash से कैंसिल हो जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू V1 बाय V2। अब ये डायरेक्टली भी आप इसको लिख सकते हो μ21
या मैं ये कह सकता हूं दिस कैन बी रिटन एज C/V2 डिवाइडेड बाय C/V1। C/V2 जो है दैट इज द μ2 और C/V1 is μ1. So sin I by sin R that becomes equal to refractive index of medium 2 in which refracted ray travels with respect to medium 1 in which incident ray travels. तो ये हमारे पास Snell's law आ जाता है, and this is Snell's law for refraction at rarer medium. डन हो गया जी बच्चों? हाँ जी, मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। रब कर दूं इसको? स्टूडेंट्स? सर हाँ जी, सर इसमें हमने जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिया है सर, हमने वो बी डैश पे ही लिया है सर, उसे ए डैश पे भी ले सकते हैं, ए पे सॉरी। वेव फ्रंट का लेना होता है, वेव फ्रंट का एंगल लेना होता है इंटरफेस के साथ। तो वेव फ्रंट तो A'/B' ही है ना, वो क्यों लेगा? यस सर। डेफिनेशन कहती है वेव फ्रंट का एंगल जिस इंटरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रही है उस इंटरफेस के साथ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इंटरफेस, ये थोड़ा ना वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट तो ये है ग्रीन इंक, तभी तो डिफरेंट कलर बना रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सो रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि वेव ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, सब नोट कर लें। वेव ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेव फ्रंट के एंगल हैं इंटरफेस के साथ, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्शन में तो कोई केस बनेगा नहीं, तो यू जस्ट कंसीडर a reflecting surface, a reflecting surface. PP dash, suppose AB is incident wave front which strikes at A at an angle of incidence I at time t equal to 0. बाकी सब रब कर रहा हूं। रिफ्लेक्शन में थोड़ी सी ज्योमेट्री और ज्योमेट्री को बनाने का मेथड बदल जाता है, बस इतना सा फर्क पड़ेगा। अदरवाइज एक बार ज्योमेट्री बन गई तो एंगल आई एंगल आर के लिए ज्योमेट्री ही यूज करनी, ठीक है। सो डायग्राम बनानी शुरू करता हूं, सब बच्चे ध्यान देंगे। आपने इसमें भी सबसे पहले जो है वो एक प्लेन वेव फ्रंट जो इंसिडेंट किया है वो बना लेना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव। कंसीडर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस PP dash, suppose AB is incident wave front which strikes at A at an angle of incidence I at time t equal to 0. So ये मैं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना रहा हूं दिस टाइम, दिस इज P dash and this is a reflecting surface, so मैंने शेडिंग कर दी है, और यहां एक इंसिडेंट वेव फ्रंट फॉल करा रहे हैं। So that incident wave front is this, ये हमारा एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, कॉल इट A, कॉल इट B, और इस इंसिडेंट वेव फ्रंट के कोरस्पोंडिंग जो रेज हैं वो इसके परपेंडिकुलर होने वाली है, ये इसके परपेंडिकुलर रेज होने वाली है। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है
प्लेन मिरर तक कुछ टाइम के बाद पहुंच जाना है। जब ये प्लेन मिरर पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट बी डैश पे पहुंचेगा। ठीक, ये तुम्हारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ए बी इज इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये इंसिडेंट रेज हैं। अब जो वेव ऑप्टिक्स है उसके हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट वेव फ्रंट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ एंगल, यानी कि ये वाला एंगल। अगर मैं नॉर्मल बना के चेक करूं, यहां नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो नॉर्मल बना के जो रे ऑप्टिक्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो ये था, और ये दोनों बराबर ही है। आप ये ज्योमेट्री लगा के देख लिए, 90 माइनस आई आ जाएगा तो ये फिर से आई आ जाएगा। ठीक, अब हमें कुछ टाइम टी के बाद, कुछ टाइम टाउ के बाद रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है। देखिए, जितनी देर में ये वेव फ्रंट बी से बी डैश तक पहुंचा है, मान लो वो टाइम टाउ है, तो ये बी बी डैश का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये तुम्हारे पास सी टाउ होगा। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। मैं यहां साइड पे लिख रहा हूं बी बी डैश इज इक्वल टू सी टाउ, where tau is time in which wavefront at B reaches point B dash। समझ आ रही है बात? सो लिखते हैं साथ साथ। सपोज point A of incident wavefront reaches PP dash at time t equal to 0। ठीक, तभी हमने कहा वो टाइम t equal to 0 पे स्ट्राइक करती है। Let c is equal to speed of light in given medium। जो भी मीडियम है उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट c ले लेते हैं, एंड टाउ इज इक्वल टू टाइम टेकन। हाइगन प्रिंसिपल के हिसाब से हर एक पॉइंट वेवलेट सबमिट करेगा, तो टाउ इज टाइम टेकन बाय वेवलेट्स फ्रॉम बी, बाय वेवलेट्स फ्रॉम बी टू रीच बी डैश। ऐसे केस में बी बी डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू सी टाउ। ठीक है, so suppose point A of incident wave front reaches PP dash at time t equal to 0। यहाँ time t equal to 0 पे पहुंचे हैं, and c is the speed of light in this medium, and suppose tau is the time in which wavelets from B will reach B dash, यानी ये B B dash c tau होगा। हाइगन प्रिंसिपल के हिसाब से हर एक पॉइंट वेवलेट सबमिट करेगा, जो वेवलेट्स यहाँ से आनी है वो B dash तक आने के लिए टाउ टाइम ले रही है, तो B B dash c tau होगा। बट रिमेंबर the point A which had reached at this surface PP dash at time t equal to 0 would have started reflected wave fronts which will also grow into spheres of radius c tau in that time। प्लीज इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए, यहाँ जो वेव फ्रंट पहुंचा उससे जो यहाँ जो वेवलेट है, अगर उससे मैं पॉइंट सोर्स मान के स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाऊंगा, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स होंगे। उनको मैं जो है ये ब्लू इंक में मार्क कर रहा हूँ, वो मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स होंगे, ऐसे 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 ग्रो करेंगे। और जो यहाँ से पहुंचा है वो जब यहाँ पहुंचने के बाद रिफ्लेक्ट होगा तो अभी ऑलमोस्ट 0 साइज के स्फीयर में ही ग्रो किया होगा। तो टाउ टाइम के बाद जो यहां से स्फीयर एमिट हो रहे हैं, दे ग्रो इनटू अ
साइज ऑफ रेडियस सी टाउ अगेन। तो वो सी टाउ साइज का रेडियस का सफेयर में ग्रो कर जाएंगे। वो मैं लगभग इतना साइज ही मुझे यहां से बनाना पड़ेगा, ये वाला साइज बनाना पड़ेगा यहाँ। तो लगभग ऐसे वाला सफेयर बनेगा ऐसे। तो वो सफेयर मेरा कहीं जो है कहां से पास होगा वो मेरे को इमेजिन करना है। कोई हेल्प करेगा ये इमेजिन करने के लिए? डायग्राम तो सुंदर बढ़िया तभी बनेगी ना अगर आप रियलिटी के करीब बनाएंगे उसको। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मुझे इतने साइज का एक बार यहां तक, तो एक बार यहां और फिर यहाँ। मुझे इतने साइज का सफेयर बनाना है, इतने साइज का बी डैश। बोलिए। कॉमन टेंजेंट भी बनानी है, कैसे बनेगी? सबसे बढ़िया तरीका है आप पहले ही रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना लें। आप पहले रिफ्लेक्टेड रे बना लें। देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो आई एंगल बनाते हुए आप एक रिफ्लेक्टेड रे बना लें। वो रिफ्लेक्टेड रे मैं पहले ही बना लूंगा यहाँ पे, ठीक है? समझ आ रही है बात बच्चों? बच्चों यस सर। अब सबसे बढ़िया तरीका है डायग्राम को जेन्युइन बनाने का, आप पहले ही एक रिफ्लेक्टेड रे बना लें। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई लगभग यहाँ कहीं आएगा। बहुत ग्रीन इंक वाली लाइन के बहुत क्लोज बन गया है, चलो जैसा बन गया है। ये हमने रिफ्लेक्टेड रे बनाई, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे बना ली। और जो कॉमन टेंजेंट एनवेल्प वाला सफेयर है वो इस लाइन में से जहां से पास करेगा वहां से कॉमन टेंजेंट एनवेल्प बन जाना है आपका। सो मेरा जो सफेयर है ऐसे पास करना है यहाँ से। तो ये इसको सेंटर मान के जो सफेयर होगा वो ये साइज का ग्रो हो जाएगा। ऐसा मैं जो है सफेरिकल वेव फ्रंट का एक पार्ट बना देता हूं, ऐसा बना दिया। ये रिफ्लेक्टेड वेवलेट है, रिफ्लेक्टेड वेवलेट। और जो यहां से वेवलेट आनी है वो दोबारा ग्रो होनी शुरू हुई है रिफ्लेक्ट होने के बाद, अभी जस्ट ग्रो होनी शुरू हुई। तो इन दोनों पॉइंट्स पे एक कॉमन टेंजेंट एनवेल्प बन जाएगा। और ये हमारे पास ए डैश बी डैश एक रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन जाएगा। और आप इस ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ग्रीन इंक में, आप ये देखिए ये ए डैश ये फिर से सी टाउ ही होगा। जैसे ये बी डैश सी टाउ था ना, उसी तरह से ए डैश भी सी टाउ ही होगा। ठीक, ये हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई। ए डैश बी डैश इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो हम इसको लिख लेते हैं कि द वेवलेट फ्रॉम पॉइंट ए grows into a sphere of radius c tau. ठीक, this common tangent envelope, common tangent envelope A dash B dash is reflected wave front, is reflected wave front. ठीक, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो मैं यहां मार्क कर रहा हूं। ये प्लेन का रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। सो अब हमें स्नेल्स लॉ लगाना है। स्नेल्स लॉ प्रूव करने के लिए हमें एंगल आई और एंगल आर बराबर प्रूव करना है।
तो देखिए ये जो ट्राइंगल बने हैं, ट्राइंगल ए डैश बी डैश, दिस इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल ए बी बी डैश, क्योंकि देखिए एक एंगल राइट एंगल है, एक साइड कॉमन है और एक साइड सेम है, कॉन्ग्रुएंसी हो गई। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल आर। कॉन्ग्रुएंसी क्यों है ये समझ में आ रहा है ना, एक कॉमन साइड हो गई, एक एंगल सेम हो गया और एक साइड बराबर है, ये वाली सीटा लेंथ और ये वाली सीटा लेंथ, तो इसलिए दोनों कॉन्ग्रुएंट है। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, hence we have verified the law of reflection using Huygens construction। समझ आ गई बात बच्चों? बच्चों Yes, sir. सो इसमें अब 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं, वो फटाफट से बता दूं तो मेरा ये टॉपिक खत्म हो जाए। और हमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनका भी आइडिया तुम्हें लगेगा। एक तो डायरेक्ट आर्टिकल जो आएगा वो सो आएगा ही, और फिर मुझे तुम्हें टाइम बचा हुआ है ना, हाँ है 10 मिनट, 10 नहीं 20 मिनट है, तो मुझे वो डॉपलर इफेक्ट भी करवाना है लाइट का। ठीक है जी। सो हेडिंग लिख लो, बिहेवियर of prism, lens and spherical mirror towards a plane wavefront। Behavior towards a plane wavefront। of various optical elements। ठीक है, सबसे पहला a plane wavefront incident on a convex lens, on a convex lens। So next is behavior towards a plane wavefront of various optical elements। So first, a plane wavefront is incident on a convex lens। ये एक convex lens है और इसके ऊपर हम एक प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट करवा रहे हैं। दिस इज अ प्लेन वेवफ्रंट। ये प्लेन वेवफ्रंट है हमारा ए बी हमारा प्लेन वेवफ्रंट है। देखिए ये वेवफ्रंट जब चल रहा है तो जो वेवफ्रंट का हाईएस्ट पॉइंट है ए और जो वेवफ्रंट का लोएस्ट पॉइंट है वो बी, वो कन्वेक्स लेंस की नेग्लिजिबल थिकनेस में से पास होके जाता है, या कह लो इट इज ऑलमोस्ट ट्रेवलिंग इन द एम्प्टी स्पेस ओनली। और जो एनर्जी है वो अपना मीडियम नेग्लिजिबल टाइम के लिए चेंज करती है मूव करते हुए। अब यहां पे जो सेंटर में पोर्शन है, सपोज ये पॉइंट है सी, ये लेंस की मैक्सिमम थिकनेस में से पास होके जाएगा। ठीक है, अब जो वेव सी से जो वेव यहां पहुंचती है
वो यहां से निकल के जब जब दूसरी साइड पे पहुंचती है, सपोज इस पॉइंट पे पहुंचती है, तो उसने कुछ टाइम लिया है, सपोज t। उस टाइम में जो वेव यहां से, जो वेवलेट्स निकली हुई है यहां से, वो ज्यादा बड़े स्फीयर में ग्रो हो चुकी है। रीजन ऑब्वियस है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट कम है, यहाँ स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। तो यहां से जो ए से वेवलेट्स निकलनी है, दे विल वुड हैव ग्रोन इनटू द बिगर स्फीयर्स, और जो सी से निकली हैं दे वुड हैव ग्रोन इनटू मच स्मॉलर स्फीयर्स, एंड जो बी से निकलेंगी वो भी दे वुड हैव ग्रोन इनटू बिगर स्फीयर्स। तो अगर मैं इन सारे स्फीयर्स पे कॉमन टेंजेंट एनवेलप बनाऊं, तो उस कॉमन टेंजेंट एनवेलप में मेरे पास जो शेप आएगी वो ऐसी आ जाएगी, ये वाली शेप आ जाएगी। ठीक, ये वाला जो पोर्शन है ये सी डैश का बन गया, ये वाला पोर्शन ए डैश बन गया, और ये वाला पोर्शन बी डैश बन गया। तो देखो जो पोर्शन सी है वो सबसे ज्यादा डिले हो गया है, सी इज डिलेड मोस्ट, सी इज डिलेड मोस्ट, सबसे ज्यादा डिले हो गया है। और ए और बी जो है उनमें डिले कम आया है, तो वो ज्यादा आगे चले गए। लेकिन आपके लिए वेव फ्रंट तो लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज होना है, तो सेम फेज पे तो ये ए से जो पहुंचा है ए डैश तक, जो बी से पहुंचा है और जो सी से पहुंचा है वो वाले सेम फेज पे होंगे। तो आपकी वेव फ्रंट की शेप जो है वो ऐसी हो जाती है। ये शेप कैसी बन गई? ये शेप बन गई है कन्वर्जिंग स्फेरिकल। अगर मैं रेज बनाऊं तो रे वाइज, अब मैं ये वाली मेरे को डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। रे वाइज देखा जाए तो यहां से जो रे निकल रही है उसको बेसिकली कन्वर्ज होके फोकस पे जाना था, ये पैरेलल रेज है, तो कन्वर्ज होके इनको फोकस पे फॉल करना था, कन्वर्ज होके इनको फोकस पे फॉल करना था, ठीक। ये फोकस पे फॉल करना था, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। सो ये हमारे पास कहना चाहिए मुझे कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन गए हैं। तो प्लेन वेव जो है वो जब कन्वेक्स लेंस पे फॉल करती है तो कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट बना देती है। बट बच्चों आप इसको याद रखने के लिए एक बात याद रखें, आपको कोई भी ऑप्टिकल एलिमेंट आ जाए, आप वेव फ्रंट को बाद में बनाया करें, पहले रेज बना दिया करें। अब इस वेव फ्रंट ए बी की जो रेज हैं वो तो ये हैं। अब पैरेलल रेज दे हैव टू पास थ्रू फोकस, फोकस में से पास होना है। तो अगर फोकस में से पास होना है तो यहाँ पे स्फेरिकल वेव फ्रंट जो हैं वो इधर कन्वर्ज होने चाहिए, और कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट्स की शेप ये हो जाएगी, ठीक है। अब जो राइट अप अगर लिखना पड़ जाए तो आप लिख सकते हैं कि जो सेंट्रल पोर्शन है दैट इज डिलेड मोस्ट, द पोर्शन एट द एंड्स इज डिलेड लीस्ट, देयरफॉर द शेप ऑफ द वेव फ्रंट बिकम्स कन्वर्जिंग स्फेरिकल। अब अगर मैं यही काम जो है वो कनकेव लेंस के लिए करने को कहूं, कनकेव लेंस पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो है वो बनाओ, सब कोशिश करें। ये कनकेव लेंस बना दिया, सबसे पहले रेज सोच लें, और ये प्लेन वेव फ्रंट मैंने बनाया है, ठीक। अब प्लेन वेव फ्रंट की रेज ये है, ये रेज है, इन रेज ने डाइवर्ज करना है, दे आर टू डाइवर्ज आउट, और डाइवर्ज करके दे विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम सम पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा होगा? सोचें, रे ऑप्टिक्स याद है अभी की है, फोकस होगा, ये पॉइंट फोकस होगा। तो यहां प्लेन वेव फ्रंट रेड इंक में बनाया है ए बी, और ये वेव रेज क्योंकि डाइवर्ज हो गई हैं तो इनका वेव फ्रंट भी डाइवर्जिंग स्फेरिकल हो जाएगा, डाइवर्जिंग
स्फेरिकल वेव फ्रंट, और उसका सेंटर फोकस पे होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट कि क्या करना है। अब हम मिरर के लिए ड्रॉ कर लेते हैं, समझ आई? अब मिरर के लिए ड्रॉ करते हैं, कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करा रहा। ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, इसके ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया ए बी। पहले उसकी रेज बना लें, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग रेज ये हो गई, ये रेज हो गई, तो रिफ्लेक्ट होके इनको फोकस में से पास होना है, ये फोकस में से पास होना है। तो इनके कोरस्पॉन्डिंग आप वेव फ्रंट बना दो, तो वेव फ्रंट जो है वो अब ऐसी शेप ही बनेगी। देखो जहां पे कन्वर्ज होना होता है या जहां से डाइवर्ज होना होता है, सेंटर हमेशा उसकी तरफ होता है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, वो ऐसे ऐसे वाला वेव फ्रंट उल्टा बना देते हैं, ऐसे कि इधर को जा रहा है, गलत। जहां पे सेंटर है, जहां पे उसने कन्वर्ज करना है, सेंटर ऑफ दी स्फेरिकल वेव फ्रंट्स वही रहेगा। तो हमारे पास ये वेव फ्रंट की शेप ये रहेगी, और ये कन्वर्ज कर रहा है, तो ये कन्वर्जिंग स्फेरिकल होगा, कन्वर्जिंग स्फेरिकल। देखिए हर केस में जिस तरफ कन्वर्ज होना है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल वेव फ्रंट्स उसी तरफ रखा गया है, ठीक। इसी तरह से अगर प्रिज्म हो, प्रिज्म हो तो क्या होगा? फॉर अ प्रिज्म, प्रिज्म में मेरे पास जो है ये रहा प्रिज्म, ये एक सपोज प्लेन वेव फ्रंट मैंने इंसिडेंट कराया, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट, टेढ़ी लाइन भेजते हैं ना, रेज टेढ़ी भेजते हैं, ये एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कराया ए। तो यहां से जो रेज जा रही है वो ये जा रही है, एक ये थोड़ा छोटा बना लूं, एक ये और छोटा, ये रेज जा रही है, ठीक। अब उसके बाद इन रेज ने क्या करना है, इन रेज ने यहां से ऐसे बीच में से जाना, इंक चेंज करो, इन रेज ने इस तरह से बीच में से जाना है, इस तरह से जाना है, और फिर उसके बाद ये ऐसे निकल जाएंगे, और इसका कोरस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट ये आ जाएगा, ये ए डैश बी डैश हो जाएगा। ये ए बी था ना, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, और ये अमर्जेंट वेव फ्रंट हो गया। तो अमर्जेंट वेव फ्रंट प्लेन ही रहता है, बस टिल्ट हो जाता है, ठीक। इसमें भी रीजन यही है कि जो लोअर पोर्शन से वेव जा रही है, इट हैज टू पास थ्रू द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द प्रिज्म, सो इट इज डिलेड मोस्ट। जो टॉप से जा रहा है, इट हैज टू पास थ्रू द लेसर थिकनेस एंड इट इज डिलेड लीस्ट। तो ये थोड़ा आगे पहुंच जाता है, पीछे रह जाता है, और आपका वेव फ्रंट जो है ऐसे टिल्ट हो जाता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। बट अमर्जेंट वेव फ्रंट प्लेन ही रहता है, इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन था, अमर्जेंट वेव फ्रंट भी प्लेन ही रहता है, इट हैज जस्ट टिल्टेड टुवर्ड्स द बेस। समझ आ गई बच्चों? ओके हाँ के ना? यस कुछ सर। आवाज नहीं। सो ये हमारे पास जो है हाइगन प्रिंसिपल खत्म हो जाता है। हाइगन प्रिंसिपल एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। तो इसमें या तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, या जो है वो आपके पास डेरिवेशन आ जाती है। तो लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, सब बच्चे इसको बहुत केयरफुली प्रिपेयर जरूर करेंगे। Now students, I am going to start with that Doppler effect of light. आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है Doppler effect of light,
ये तुम्हें कॉम्पिटिशन्स के लिए करना है। जो भी मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर मैं डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट के क्वेश्चन पुट अप करूंगा। टाइम कितना आएगा वो बताएगा? 6 मिनट। अभी हैं 7 मिनट्स। आपकी एनसीईआरटी में, अगर आपके पास एनसीईआरटी है, वैसे सबसे बढ़िया तो एनसीईआरटी ने ही इसके बारे में टेक्स्ट बड़ा क्रिस्प सा लिख रखा है। आपकी एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है पेज नंबर 358 पे। बच्चों, जो एग्जांपल्स दी हुई हैं एनसीईआरटी में 10.1 और 10.2, 10.1 तो डॉपलर इफेक्ट की ही है, 10.2 उसके 3 पार्ट्स हैं, 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये 3 कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी बनते हैं और अदरवाइज बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, और इसकी एक्सप्लेनेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, कुछ ना पता चला तो कल मेरे से पूछिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। और कल मेरे को रिमाइंड भी करा दीजिएगा कि मैं इसको डिस्कस कर लूं या इसके बारे में पूछ लूं। तो द डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। इसके बाद इंटरफेरेंस है, जो थोड़ा जिसमें न्यूमेरिकल्स काफी सारे हैं, वो हमें ध्यान से करना होगा। डायफ्रैक्शन में उतनी डेप्थ में न्यूमेरिकल्स नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, तो डायफ्रैक्शन में आर्टिकल ही है। और पोलराइजेशन जो है वो स्कूल कोर्स से तो कट गया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये मेरे को उम्मीद है कि मैं अगले 15 कुछ दिनों में चैप्टर खत्म कर दूंगा। उसके बाद का जो बचा हुआ काम है वो 1 महीने का काम है टोटल, ठीक है। सो द डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट, डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट क्या कहता है? किसी जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर में मोशन होती है तो हमें ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ डिफरेंट नजर आती है, ठीक है। एक्चुअली ये सारा हाइगन कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। अगर सोर्स या ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो वेवफ्रंट्स को बनाते हुए केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। सो जैसे कि मैं कहूं कि अगर सपोज मीडियम बीच में वैक्यूम है, ठीक है, और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, सोर्स खुद मूव कर रहा है, तो जब मैं वेवफ्रंट्स बनाता हूं हाइगन प्रिंसिपल लगाने के लिए, तो वेवफ्रंट्स को ऑब्जर्वर तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए 2 वेवफ्रंट्स के अराइवल का टाइम बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? एक तो ये सोर्स था, ये ऑब्जर्वर था, ये सोर्स स्फेरिकल वेवफ्रंट बनाता था, ये इस ऑब्जर्वर तक पहुंचते थे, ये स्टेशनरी सोर्स है, ये ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है, ठीक है। हमारा टॉपिक है डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाइट। सपोज ये स्टेशनरी सोर्स है और ये ऑब्जर्वर भी स्टेशनरी है, और स्टेशनरी सोर्स पॉइंट सोर्स है और उसने स्फेरिकल वेवफ्रंट्स प्रोड्यूस किए। तो स्फेरिकल वेवफ्रंट्स ऑब्जर्वर तक पहुंचते हैं, ये पहला वेवफ्रंट पहुंचा, थोड़ी देर के बाद दूसरा पहुंचेगा, थोड़ी देर के बाद तीसरा पहुंचेगा। तो जिस टाइम के बाद ये स्फेरिकल वेवफ्रंट्स पहुंच रहे हैं, ये टाइम है कुछ टी। अब अगर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर से दूर मूव करना शुरू हो जाए, मोशन आ जाए, तो उस केस में जो इसने जब पहला वेवफ्रंट प्रोड्यूस किया यहां से, तो दूसरा वेवफ्रंट प्रोड्यूस करते हुए खुद यहां पे होगा। तो जो इसको ऑब्जर्वर को पहला वेवफ्रंट मिलेगा, जो दूसरा वेवफ्रंट इस तक पहुंचेगा, वो वेवफ्रंट सोर्स ने प्रोड्यूस किया हुआ कुछ
लार्जर डिस्टेंस से। तो यानी कि जो नॉर्मल उनके बीच का टाइम गैप था उससे ज्यादा टाइम गैप जो है वो ऑब्जर्वर को फील होता है, क्योंकि टाइम जो है उसको वेवफ्रंट्स के रिसीव होने का टाइम उसके लिए बढ़ जाता है। तो इसलिए जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जाता है तो ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जब सोर्स दूर जाता है ऑब्जर्वर से तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड होती है वो कम रिसीव होती है। इस इफेक्ट को हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। और ये डॉपलर इफेक्ट जो है वो जरूरी नहीं सिर्फ सोर्स चले तभी आएगा, ऑब्जर्वर चले, दोनों चले तो भी आ जाता है, ठीक है। रिलेटिव मोशन जब भी होती है सोर्स और ऑब्जर्वर में तब ये इफेक्ट नजर आता है, ठीक है। अब देखिए जब फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो इसका मतलब वेवलेंथ बढ़ गई। फ्रीक्वेंसी अगर कम हो गई है तो वेवलेंथ बढ़ गई। जो इंक्रीज इन वेवलेंथ है, जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं दे कॉल इट रेड शिफ्ट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट, ठीक। क्योंकि जो वेवलेंथ विजिबल रीजन के मिडल में है